अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 लेक्चर 61 आज के डिस्कशन की तरफ चल रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने टेस्ट 4 की डिस्कशन करनी है। डिस्कशन की तरफ चलते हैं। टेस्ट है ना आप लोगों के पास? नहीं तो फिर इधर ही देखें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनिंग आंसर ऑल 5 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। नहीं ठीक है हो रहा है। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। फिर वही बात, इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए है। हर आप लोगों के टेस्ट में यही मसला आता है कि एक तो आप ब्लू पेन से अटेम्प्ट करते हैं और हर क्वेश्चन जो है उसका ईच पार्ट वो फ्रेश पेज से भी आप शुरू करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में प्रैक्टिस आपने वही करनी है। इधर स्टूडेंट आके कहते हैं सर इतने पेजेस आया होते हैं, तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट पेज से शुरू करें। ये भी आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इफेक्टिव 1 जुलाई। टेस्ट पड़ा हुआ है ना आप लोगों के पास? वायर का मसला है। टेस्ट से देख लें, टेस्ट से कर लेते हैं। नहीं है तो फिर तस्वीर ले लें, टेस्ट शेयर कर लें। चलें, जब तक तो चल रहा है तब तक चलाएंगे। Effective 1 July 2019, APL started purchasing fuel from SL। APL ने फ्यूल परचेज करना शुरू किया है अप टू 31 जुलाई, यकम जुलाई 2019 से 31 मई 2021। APL डिड नॉट मेक एनी पेमेंट टू SL, अभी तक उन्होंने पेमेंट कोई नहीं की। ड्यू टू विच लेट पेमेंट सरचार्ज वाज इनवाइस टू APL। पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आता है, या लेट पेमेंट की वजह से उस पर कोई पेनल्टी जो पड़ती है वो भी हमने पे करनी होती है। तो वो कहते हैं उसने कोई पेमेंट नहीं की, लिहाजा उसके जो सरचार्ज हैं वो उसके ऊपर ड्यू है। APL रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द सरचार्ज एंड आस्क्ड फॉर इट्स कैंसिलेशन बट SL नेवर रिस्पॉन्डेड। अब APL कह रही है कि मैंने कोई पेमेंट नहीं करनी। अब उसने बता दिया है कि SL को, लेकिन SL ने कोई जवाब नहीं दिया। APL स्टार्ट परचेजिंग फ्यूल फ्रॉम SL विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2021। डेट्स भी अहम है। अब APL ने कहा भाई हम आपसे चीज़ें मजीद परचेज नहीं कर सकते। इन जुलाई 2021 अब उसने कह दिया कि भाई पेमेंट आपने सरचार्ज मुझे पेमेंट करनी है, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको कोई पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन SL जो है वो कोई उसको जवाब नहीं दे रही। 1 जुलाई 2021 को APL मेड 2 बल्क पेमेंट्स इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूल परचेज फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 15 जून। ये कौन सी 2 डेट्स हैं? जिस डेट से उन्होंने परचेज करना शुरू किया था और जिस डेट पे वो कह रहे हैं कि भाई हमने आपसे कोई पेमेंट, कोई चीज़ें मजीद फ्यूल परचेज नहीं करनी। तो APL ने उसको पेमेंट तो की है। अब वो कह रहे हैं कि पेमेंट जो है वो टोटल 100% पेमेंट आप इसको एडजस्ट करो कॉस्ट ऑफ फ्यूल के साथ, यानी जितने भी हमने फ्यूल परचेज किया उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करो। बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइस अगेंस्ट विच द पेमेंट वर टू बी एडजस्टेड। उन्होंने ये कुछ नहीं कहा। इन अगस्त 2021 APL केम टू नो दैट SL had first adjusted the late payment surcharge and balance amount has been adjusted against cost of fuel। पहले जो पेनल्टी उसके ऊपर आई थी उन्होंने वो एडजस्ट किया, उसके बाद जो मजीद जो पैसे बच गए थे वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल के अगेंस्ट उसको एडजस्ट किया। अब APL डिमांड कर रही है दैट SL शुड एडजस्ट द पेमेंट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ फ्यूल ओनली एंड नॉट अगेंस्ट दी सरचार्ज। कि भाई आप सरचार्ज के अगेंस्ट क्यों कर रहे हो? आप हमने जो फ्यूल परचेज किया आप उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट जो है उसको एडजस्ट करो। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ APL डिमांड्स। APL क्या डिमांड कर रही है? APL क्या डिमांड कर रही है कि जो हमने पेमेंट की है उसको आप कॉस्ट ऑफ फ्यूल के अगेंस्ट एडजस्ट करें, सरचार्ज के अगेंस्ट ना करें इसको एडजस्ट। एंड एडजस्टमेंट मेड बाय SL ने क्या एडजस्टमेंट किया कि पहले उसने सरचार्ज को एडजस्ट किया, उसके बाद वो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ फ्यूल के एडजस्ट किया। इसकी वैलिडिटी बतानी है कि इसने ये ठीक किया। इन्होंने ये काम ठीक किया कि इसको अगेंस्ट एडजस्ट किया, अगेंस्ट सरचार्ज जो इसको एडजस्ट किया। प्रोविजन क्या बनेगी इसकी? कौन सी प्रोविजन अप्लाई होगी इस पे? यानी अगर वो हमें बता दें, इंटीमेट करें कि आपने इसके अगेंस्ट ये एडजस्ट करना है, इसके अगेंस्ट ये एडजस्ट करना है, खुल के बताएं ना। डिस्प्यूटेड इनवाइस है, ठीक है। प्रोविजन क्या लिखनी, कौन सी प्रोविजन हमने लिखनी है कि वो हमें बताएगा कि आपने ये एडजस्टमेंट करनी है, ये एडजस्टमेंट नहीं करनी। नहीं, क्या हम उसको गुलाम हैं कि जैसे वो कहेगा हम वैसे ही करेंगे?
हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर डेटर इंटीमेट करता है कि आपने ये पेमेंट जो है इसके अगेंस्ट एडजस्ट करनी है तो हम ऐसे ही करेंगे, ये लॉ है। तो इफ डेटर हमने लिखना क्या था, इफ डेटर इंटीमेट विच डेट इज टू बी एडजस्टेड इट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट दैट डेट। अगर वो इंटीमेट नहीं करता, इफ डेटर डज नॉट इंटीमेट देन क्रेडिटर कैन एडजस्ट एनी प्रीवियस डेट। ठीक है, क्रेडिटर कैन एडजस्ट एनी प्रीवियस डेट, हाउएवर डिस्प्यूटेड डेट कैन नॉट बी एडजस्टेड। हाँ जी, ये प्रोविजन थी, ये हमने लिखनी थी। अब ये इसने इंटीमेट किया, इसको नहीं कर रहा, उसने लिखा हुआ है बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइस अगेंस्ट विच द पेमेंट वर टू बी एडजस्टेड। तो उन्होंने हमें नहीं बताया कि कौन सी पेमेंट हमने किसके अगेंस्ट एडजस्ट करनी है। तो क्रेडिटर कोई भी कर सकता है, कोई भी एडजस्टमेंट कर सकता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करें। ठीक हो गया सवाल, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 2, आगे चलें। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट सिचुएशंस वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट हैं? ये हमने कोई पढ़ा हुआ है कहीं पे कि म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के जरिए हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं? नोवेशन, अल्ट्रेशन। नोवेशन में क्या होता है? नोवेशन में क्या होता है? टर्म चेंज नहीं होते। फिर रिसेशन में क्या होते हैं? नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म खत्म हो जाते हैं, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट उसको रिप्लेस करता है। पार्टीज भी उसकी चेंज हो सकती है, उसकी पार्टीज भी चेंज हो सकती है। क्या वो जो प्रीवियस डिमांड है या प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो डिमांड कर सकता है? वो डिमांड नहीं कर सकता। नोवेशन के बाद अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं? हाँ जी, उसके जो टर्म्स हैं उसको अल्टर करते हैं, उसको चेंज करते हैं। उसके बाद रिसेशन, रिसीजन में हम क्या करते हैं? ठीक है, रिमिशन में क्या करते हैं? रिमिशन लेसर प्रॉमिस को एक्सेप्ट करते हैं। वेवर फुल पेमेंट, जितने भी हमने फुल परफॉर्मेंस है उसको माफ कर देते हैं, जब आप ऐश करो। उसके बाद आखिरी प्रोमिसी नेग्लेक्ट या रिफ्यूजल, इसका क्या कंसेप्ट है? तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू कैसे हो गया कि अगर वो रिफ्यूज करता है? हाँ ठीक है, ये मादा हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। चलें जी, ये सवाल क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दानिश owes a sum of Rs 1 lakh to Adil against 3 different agreements. In March 20, 2008, दानिश sent a check of Rs 70,000। 1 लाख उन्होंने लिया है लोन, या 1 लाख उन्होंने पे करना है। अब 70,000 उसमें से वो वापस दे रहा है, 70,000 का चेक दिया है। आदिल ने कैसे उसके प्रिपरेशन किया? द अमाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। 2005 में जो उन्होंने लोन लिया था या पैसे लिए थे या जो चीज़ें ली थी, जो पैसे उन्होंने देने थे उसके अगेंस्ट 20,000 की प्रिपरेशन की है। अब 2006 में 40,000 है, उसके अगेंस्ट 10,000 प्रिपरेशन की है। और 2007 में 40,000 के अगेंस्ट 40,000। ठीक है, द लोन टेकन इन 2006 हैज बीन गारंटीड बाय फिरोज। The 40,000 taken in 2006 has been guaranteed by Feroz, who has demanded that Adil must appropriate Rs 40,000 against the debt guaranteed by him. वो कह रहा है जो उसने यहाँ पे 10,000 किया है, इसको नहीं, इसको 40,000 करना चाहिए था। Explain whether Adil is bound to accept Feroz point of view। क्या वो बाउंड है, यानी वो क्या इसके लिए बाउंड है कि वो 10,000 को 40,000 कर दे? हाँ, अगर तो उसने ऐसा कोई काम करना था तो वो पहले बता देता कि भाई मैं आपको ये पैसे दे रहा हूं, आप इस चेक के अगेंस्ट इसको एडजस्ट करें। इसने नहीं बताया कि कौन से चेक के डेट के अगेंस्ट हमने ये पेमेंट करनी है। अब तो फिर डेटर की मर्जी है, क्रेडिटर की मर्जी है। अगर डेटर नहीं बताता तो प्रोविजन कौन सी? वही क्वेश्चन नंबर 1 वाली। इफ डेटर डज नॉट इंटीमेट विच डेट टू सेटल, क्रेडिटर कैन मेक एनी एडजस्टमेंट इन, हाँ, कैन एडजस्ट एनी प्रीवियस। आगे कुछ लिखना है? हाउएवर डिस्प्यूटेड डेट वाली बात लिखनी है। क्यों? डिस्प्यूटेड तो है नहीं, ये डिस्प्यूटेड नहीं है। हाँ, एक बात हम लिखेंगे, 4 नंबर का सवाल है ना, 4 नंबर के लिए ऐसे तो 4 नंबर नहीं देगा वो, कुछ तो हमने लिखना है। हाँ जी, टाइम बार डेट को भी वो एडजस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग टाइम बार डेट। डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन में क्या लिखना है? फिरोज का नाम भी यूज करेंगे, पेमेंट जितनी है आरएस अमाउंट इतनी, ये करके ये वही लाइन है, उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करके नाम वगैरह और अमाउंट हमने उसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, प्रोविजन में सारा लिखेंगे, सिर्फ प्रोविजन में सिर्फ बुक की लाइन लिखेंगे जो बुक में लिखा हुआ है। इफ डेटर डज नॉट इंटीमेट
which amount to settle, creditor can make adjustment against any such debt including time bar debt. जो रिलेवेंट है, रिलेवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी है और रिलेवेंट यही है, रिलेवेंट लीगल प्रोविजन यही बनेगी इसकी। कोई सवाल नहीं आई समझ? मतलब ये कि इसमें जो 3 पॉइंट्स उसने दी गई है, ठीक है, तीसरे नंबर पे दूसरे वाला भी है। यस सर, दूसरे वाले भी मतलब जो अभी जो पहले ग्रेटर इंटीग्रेशन ये वाला नहीं देखेंगे। ठीक, इनका सवाल यह है कि बुक में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या हमने सारे पॉइंट्स आपने क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने वही रिप्रोड्यूस करने? नहीं, हमने रिलेवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी है। से मुराद ये है कि जो प्रोविजन, जो केस उसने पूछा है वही प्रोविजन हमने लिखनी है जो उससे रिलेट कर रहा है, हमने सारा नहीं लिखना। सही है ना? कोई मसला तो नहीं? ठीक है, पिला देते हैं आपको। हाँ जी, सिर्फ हमने वही लिखना है जो रिलेवेंट है। ठीक है भाई, यानी हम अगर सारा लिख भी लेते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमारी प्रोविजन रिलेवेंट नहीं होगी, हमारा सिर्फ टाइम ज़ाया होगा पेपर में। और आई कैप वही चेक करेगा जो रिलेवेंट है, बाकी को वो कहेगा आपने रिलेवेंट चीज़ें लिखी हुई है। और वो इस चीज़ को डिस्करेज करता है। जो एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं ना, उसमें वो खास तौर पे यही लिखता है कि बच्चे ने जो याद किया हुआ है, जितना लॉ से आता है सारा, वो लॉयर बन के उधर बैठा होता है, भाई सारा कुछ छाप आता है, जो कि नहीं लिखना होता। एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप पढ़ के आए तो आपको सारा आता है तो आप लिख लेंगे, लेकिन उसने पूछना वही होता है, जो रिक्वायरमेंट है उसने देखना भी होता है जो रिक्वायरमेंट में। अगर आपने वही चीज़ लिखी हुई है तो वो कहता है बेहतरीन है। ओके, ऑल ओके। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ABC contractors agreed to construct factory building of SML at a cost of ₹90 million. ABC एक कॉन्ट्रैक्टर है, हमने उनसे बात की, हाँ जी भाई हमारे लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे? वो कहता है हाँ जी क्यों नहीं, मुझे तो काम है कोई और नहीं। 90 मिलियन वो कह रहा है, कॉस्ट ऑफ ₹90 million. However, it was agreed that the payment would only be made on completion of the project. मजदूर को उनकी मजदूरी का सिला काम के बाद मिलता है ना, तो यहाँ भी ऐसा है, जब वो कंस्ट्रक्ट करके देगा उसके बाद उसको पैसे देंगे। एडवांस में दे दिया, हो सकता है वो दुबई चला जाए। इज दिस अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? क्यों नहीं है भाई, वो उसने कह दिया कि उसने जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी उसके बाद आपको पेमेंट करेंगे। तो ये कोलैटरल नहीं है कि जब आप काम करके दोगे उसके बाद फिर आपको पेमेंट मिलेगी, ये कंसिडरेशन है। अच्छा, इस केस में कोलैटरल इवेंट अगर होती, अगर कोई ऐसा इवेंट है या कंडीशंस है, तो फिर वो कौन से होते? हाँ आप बताएं ना, कोई भी बना दें, सोच लें, खुला टाइम है हमारे पास, सोच लें। अगर वो कहते हैं कि टेम्बर आपने हमें लेके देने हैं, आपने हमें ईंटें लेके देनी है, बजरी सीमेंट, और बंदे भी आपके, अगर तो वो सारे आ जाते हैं बंदे और सारी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड कर देता है, और फिर हम उसे कहें कि भाई आप अगर हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे दें तो फिर हम आपको पेमेंट करेंगे, और हम ही वो चीज़ लेके उसे नहीं देते, प्रोवाइड नहीं करते, तो ये कोलैटरल इवेंट या कोलैटरल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता। नहीं आई समझ? क्या समझ आई है? मुझे नहीं आया, आपको क्या समझ आई? तो बताएं ना क्या समझ आई है। तो ये क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? ये क्यों नहीं है? इसने ये नहीं पूछा, उसने 3 नंबर के साथ सिर्फ इतना पूछा था कि ये है कि नहीं, हमने उसे बता दिया, उसे जस्टिफिकेशन और रीज़न बता देंगे कि भाई ये अगेंस्ट कंसिडरेशन है, इसलिए ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इज अगेंस्ट कंसिडरेशन, वो हमें कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है। वजह यही है, यही वजह है कि ये कोलैटरल नहीं है, ये इज अगेंस्ट कंसिडरेशन वो काम कर रहा है। ठीक है ना? अच्छा, नहीं आज का लेक्चर खत्म नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
डिस्क्राइब्ड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, हाइब्रिड वाले नहीं बुक खोल के बताते हैं, कोई मसला नहीं। टैक्स, अच्छा टैक्स पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ में बैठ के, ठीक है। बाकी नहीं, सोए में तो डिस्टर्ब ना करें इनको। नहीं वो भाई हंस रहे हैं, देखें जी। आप बताएं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन। नहीं याद की, 6 महीने हो गए कह रहे हैं हमने नहीं याद की। मिस आप बताएंगे? नहीं आप भी नहीं, चलें आप मैसेज कर रही हैं, आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने भी नहीं बतानी डिफिनीशन इसकी? हाँ जी बताते हैं, बुक से पढ़ के नहीं, ज़ुबानी करा। हाँ जी यार आप जिस मर्जी ज़ुबान में बताते हैं। हाँ जी, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सच इवेंट collateral to some transaction happen or does not happen। बस इतनी सी डेफिनेशन थी, हम याद नहीं करके आए। एंड आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस वेयर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, उसने पूछे वो सर्कमस्टांसेस बताओ इन विच अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। कैन नॉट बी एनफोर्स्ड जी, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड वाले कौन से हैं? इंग्लिश में नहीं, इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको समझते हैं। इसको हम समझते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो आप पढ़ें, बुक से पढ़ें, 2 मिनट मुझे दे दें, मैं जल्दी से इसका ग्राफ बना के इसको फिर प्रेजेंट करते हैं अपने समझने के लिए। पॉज कीजिएगा जी। हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। तो वो सर्कमस्टांसेस हम उसे बताएंगे जिसमें कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम इन्फोर्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, नहीं कर सकते। आपने क्लास में तो पढ़ा हुआ है ना कि जो हम इन्फोर्स कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते वाले उसे बताएंगे, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। जी वो कौन से हैं? अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हमने दुबई से वी आर सी पोर्ट, हाँ जी, कोई ईद के लिए हमने शॉपिंग करनी थी, ईद के लिए हमने सामान मंगवाना था, ठीक है। तो भाई साहब ब्रांडेड भाई, ब्रांडेड, लोकल नहीं पहनते, ब्रांडेड। तो हमने उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ट्रेडर से कि हम आपको, यानी डिस्ट्रीब्यूटर से आगे फर्दर, कि हम आपको चीज़ें डिलीवर करेंगे जब दुबई से हमारा सामान आएगा बहरी जहाज़ के थ्रू। तो अब अगर वो जहाज़ ईद से पहले अपॉन हैपनिंग पढ़ रहे ना हम, ईद से पहले हमारे प्रेमिसेस में वो सामान पहुंच जाता है, यानी वो डिलीवरी हो जाती है, तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, फिर इन्फोर्सेबल होगा। तो हम चीज़ें हमारे ऊपर हम लाजिम है कि हम चीज़ें अब फर्दर उसको डिलीवर करें। लेकिन अगर जहाज़ के आने के बाद, जहाज़ आई वो ईद के बाद, ईद गुजर गई, उसके बाद हमारा सामान आया, तो अब ये इम्पॉसिबल है। या टाइम पास्ट, टाइम तो गुजर गया, ईद पे हमारा सामान आना था, गाड़ी लेट हो गई, तो अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। यानी बर्थडे के बाद अगर आपको केक कोई लेके आता है, आप कहते हो भाई बर्थडे तो गुजर गई, अब केक आप ही खाओगे, नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हम कर लेंगे, लेकिन उससे कहें जाओ, भाग जाओ, पैसे कोई नहीं है। अगर टाइम फिक्स्ड है, अगर टाइम फिक्स्ड नहीं है, चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं होता। कैसे नहीं होता ये भी तो बताए ना भाई। मैंने कहा था मुझे लार्ज साइज के वेस्ट कोट भेज देना, उसने स्मॉल साइज के भेजा, तो ये अब इम्पॉसिबल है ना। छोटे भाई को बनाते हैं, हाँ जी, तो ये अब इम्पॉसिबल है। या वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं करता है मैटर, ठीक है। तो ये टाइम फिक्स्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल है। तो क्या हम इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। वो अगर डिलीवर कर भी देते हैं तो हम कहते हैं भाई वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, इससे पहले कि हम आपको डिलीवरी करते सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, जहाज डूब गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना।
upon non happening of an event. अब अगर टाइम फिक्स्ड है, हमने कहा भाई जहाज के आने के बाद आपको चीज़ें डिलीवर करेंगे, वही नहीं आया और हमने हाँ जी नॉन हैपनिंग है ये, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वही तो मैं बता रहा हूँ अभी, हो गया था कॉन्ट्रैक्ट हो गया था पहले, एग्रीमेंट है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हमने उनसे ये एग्रीमेंट किया कि भाई आपको चीज़ें डिलीवर करेंगे, तो अब ये नॉन हैपनिंग है कि ऐसा कोई नहीं हुआ कि जहाज़ नहीं आया अभी हमारा, हम कहेंगे इट डजंट हैपन, आया ही नहीं वो, तो चीज़ें ही नहीं आई, टाइम फिक्स्ड है, चीज़ें नहीं आई। इट हैपन्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम, क्या ये टाइम फिक्स था, विद इन स्पेसिफाइड टाइम ये इवेंट हुआ है? नहीं आ रही समझ। टाइम फिक्स था कि भाई 31 दिसंबर तक ये चीज़ें आ जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही ये वकूआ हो गया, फिर इन्फोर्सेबल है? अब नहीं आ सकता, सामान आ ही नहीं सकता, हमें पहले पता चल गया कि भाई ये तो जहाज डूब गया, वो कैसे आ सकता है सामान? कोलैटरल इवेंट, अगर वो कोलैटरल नहीं, पहले ये बताएं कि सामान आ सकता है नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, कहाँ से आएगा? हाँ ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम आपको करेंगे, नहीं हुआ, अगर तो ऐसा नहीं होता तो जहाज डूब गया, हो जाएगा इन्फोर्सेबल, नहीं होगा? कौन कहता है इन्फोर्सेबल है? कितने कहते हैं इन्फोर्सेबल है? अगर डिस्ट्रॉय इम्पॉसिबल, वो तो इम्पॉसिबल में आ गया ना कि अगर नहीं आता डूब गया तो इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, हाँ जी वही एग्जांपल वही मैं देने लगा, तो वो तो इन्फोर्सेबल की तरफ जा रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, तो हमने दूसरा लिखना है, तो ये बताओ ऐसे को ना कि दूसरा बताओ। हाँ जी ठीक है, अच्छा अब हम सामान नहीं दे सकते, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया था, हमने उन्हें कहा था, वो क्लास के बाद बताऊंगा, अभी फ़िलहाल छोड़ें, ठीक है? तो इंश्योरेंस वालों के साथ हमारा एग्रीमेंट था, अगर ऐसा कोई केस हो जाता है तो फिर जो है आपने हमें क्या करना है, कंपनसेट करना है। अब बताइए इन्फोर्सेबल है कि नहीं इस केस में, इंश्योरेंस वाले केस में? अभी टाइम है, हाँ जी, तो ये इन्फोर्सेबल होगा कैसे? ये टाइम फिक्स्ड है और हैपन नहीं होता, अगर हो गया तो फिर इन्फोर्सेबल नहीं, तो फिर नहीं है, तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, कि इन्फोर्सेबल किस केस में नहीं होगा? टाइम फिक्स्ड है लेकिन उसमें नहीं होता, टाइम फिक्स्ड है उसमें नहीं होता, तो फिर ये नॉट इन्फोर्सेबल है। अगर टाइम नहीं फिक्स्ड और इवेंट हो जाता है तो फिर भी ये इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर टाइम फिक्स्ड था और ये नहीं हुआ तो फिर इन्फोर्सेबल नहीं है, टाइम फिक्स नहीं था लेकिन फिर भी इवेंट हैपन्स, तो फिर भी ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है? कंटीजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल है तो सीधा ही ये वर्ड, वो नहीं शुरू से नहीं, वर्ड अभी इशू नहीं, शुरू से नहीं कहना, हाँ जी ये शुरू से नहीं कहना। कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ऑडिट, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ क्या लिखा हुआ? पर्सन, अगर तो उसने ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से इन्फोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, किसी पर्सन के काम करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, तो क्या इसको इन्फोर्स कर सकते हैं? इसको भी हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो ये थे वो कंडीशन, वो सर्कमस्टांसेस जो हमने लिखने थे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉइंट्स हमने लिखने थे। नहीं इम्पॉसिबल वाला वर्ड अभी इशू नहीं होगा, पहले तो पॉसिबल था ना, ये बाद में इम्पॉसिबल हुआ। ये बाद में इम्पॉसिबल बाद में हुआ है, लेकिन वो तो अगर वो शुरू से हुआ है तो फिर वर्ड अभी इशू है, यहाँ पे लिखा है शुरू से हुआ है, मतलब वो जो इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड होता है, ठीक है, ये फिर वर्ड अभी इशू होगा। नहीं एक हमारा सवाल अभी रहता है, वो कुछ बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन है, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, कुछ बच्चे वो कह रहे हैं कि हमने वो सवाल नहीं सुना, हम लेट आए हैं जी, वो लेट आए थे, डिस्कशन है ना, उन्होंने भी तो फीस दी हुई है यार, उन्होंने भी तो फीस दी हुई है, वो हाइब्रिड वाले हैं यार। अब बैठ जाना, कर लो बर्दाश्त, इतना बर्दाश्त किया, 40 मिनट 5 मिनट और बर्दाश्त कर लेना यार, ना करना।
Effect of 1st July 2019, APL started purchasing fuel from SPL. Up to 31st May 2021, APL did not make any payment to SL due to which वो कह रहा है कि उन्होंने फ्यूल पहले परचेज कर रहे थे, फ्यूल वाले जो थे जो परचेज, यार सुन लो ना यार मेरा भाई, सुन लो यार। You're welcome. APL started purchasing fuel from SL up to 31st May. APL did not make any payment to SL due to which the payment surcharge was invoiced to APL. हाँ जी, उन्होंने पेमेंट उसे नहीं की तो लेट पेनल्टी पड़ गई। अब APL रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द सरचार्ज, वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते एंड आस्क्ड फॉर इट्स कैंसिलेशन बट SL नेवर रिस्पॉन्ड, इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। APL स्टॉप्ड परचेजिंग फ्यूल फ्रॉम, वो नाराज हो गए कि आप जवाब ही नहीं दे रहे। जुलाई 21 APL में टू बल्क पेमेंट, दो पेमेंट कर रहे हैं वो, इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूल परचेज फ्रॉम 1st जुलाई 2019 टू 15th जून 2021। ये वाली जो डेट है 1st जुलाई 2019, ये वाली डेट है, ये जब उन्होंने परचेज करना शुरू किया है। ये जो दूसरी डेट है जब उन्होंने कहा कि बस मजीद हम आपसे नहीं लेंगे फ्यूल। अगस्त 2021 APL केम टू नो दैट SL हैड फर्स्ट एडजस्टेड। अब जो इन्होंने ये पेमेंट्स भेजी है, ये चेक्स भेजे हैं, उनके अगेंस्ट SL ने क्या किया कि फर्स्ट एडजस्ट द लेट पेमेंट सरचार्ज, जो यहाँ पे इसने कहा था इसको मैं नहीं मानता, लिहाजा आप इसको कैंसिल करें, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया था। अब वो इन्होंने वही काम किया है कि पहले सरचार्ज को एडजस्ट किया, उसके बाद एंड द बैलेंस अमाउंट हैड बीन एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ फ्यूल, बकिया अमाउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल के अगेंस्ट उसने एडजस्ट किया। APL डिमांड्स दैट SL शुड एडजस्ट द पेमेंट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ फ्यूल ओनली एंड नॉट अगेंस्ट दी सरचार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। डिस्कस द वैलिडिटी, क्या ये वैलिड है नहीं है, जस्टिफिकेशन के साथ हमने बताना है। APL डिमांड्स, वो ये डिमांड कर रही थी कि आप इसको कैंसिल करो, लेकिन एडजस्टमेंट जो SL ने की है वो ये है कि उसने पहले सरचार्ज को एडजस्ट किया। तो क्या ये सही है? हाँ जी, सही है कि नहीं? अगर एग्री हुआ था, एग्रीमेंट में वो एग्री नहीं होता, उससे पहले हम कैसे एग्रीमेंट करेंगे कि हम आपको पैसे नहीं देंगे? ये एग्री नहीं हुआ, अगर इसके अगेंस्ट कौन सी प्रोविजन लिखेंगे आप मेरे भाई? पूरी किताब चांद मारे, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं लिखी हुई। इसके अगेंस्ट ये है कि अगर वो हमें इंटीमेट करता है कि आपने कौन से डेट को पहले एडजस्ट करना है, तो हमने पहले वही करना है। इफ डेटर डज नॉट इंटीमेट विच जस्ट टू सेटल इट्स अपॉन क्रेडिटर, जी हाँ जी, ही कैन सेटल इन अमाउंट इन प्रीवियस डेट हाउएवर। ये जो सरचार्ज है, क्या आपको लगता है कि ये डिस्प्यूटेड है? आप लोगों को तो वैसे भी कुछ नहीं लगता। क्या ये डिस्प्यूटेड है? नहीं है, अभी भी नहीं लगता ये डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड अभी भी नहीं लगता डिस्प्यूटेड है या डिस्प्यूटेड है? हाँ जी, ये डिस्प्यूटेड है। मैं कह रहा हूँ तो ऐसे ही होगा। ठीक, जज़ाकल्लाह। तो जी बिल्कुल ये डिस्प्यूटेड है, हम लिखेंगे कि ये डिस्प्यूटेड डेट है, लिहाजा उसको ऐसे एडजस्ट वो नहीं कर सकता। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस सीधा से बता दें डिस्प्यूटेड। ठीक है जी, बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं है? हाइब्रिड वालों का कोई सवाल नहीं है यार? नहीं, माइक दे दें यार, पूछ लें, कोई सवाल पूछ लें, कुछ भी पूछें यार, पूछ लें यार, पूछ लें, कुछ भी पूछ लें। रहने दो यार, चलो आज के रहने दो बस। चलें जी, आज की डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं।